गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 18 विराम चिन्ह की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 18 विराम चिन्ह की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। तो देखिए, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको उनके आंसर लिखने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, बताइए। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए आप लोग। तो देखिए, जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मतलब हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताइए आप, हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, और वाक्य में जब कभी कभी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां हमें रुकने की जरूरत होती है तो वहां रुकने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? वाक्य को स्पष्ट रूप से बताने के लिए, स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है और इसलिए हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वाक्य के बीच में भी कभी कभी रुकने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। वाक्य के बीच में भी कभी कभी रुकने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बताइए। जो हमारे रुकने के लिए जो स्थान होते हैं उनको स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है, विराम चिन्ह लगाने पड़ते हैं, है ना। तो क्या हुआ, हमारा जो आंसर है वो क्या हुआ? वाक्य के बीच में भी कभी कभी रुकने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो एक बार फिर से बोल दीजिए, विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वाक्य के बीच में भी कभी कभी रुकने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, अब हम अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए। तो देखिए, जो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? हिंदी में मुख्य रूप से कौन कौन से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग होते हैं? तो आपको बताना है कि हिंदी में मुख्य रूप से कौन कौन से विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं। चलिए देखते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से 8 विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से कितने विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं बच्चों? 8 विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, उनके नाम देखते हैं। चलिए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह और विवरण चिन्ह। देखिए, इनको हम लगाते कैसे हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। पूर्ण विराम हम इस तरीके से लगाते हैं, अल्प विराम हम इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, और अर्ध विराम हम कैसे लगाते हैं बच्चों? बताइए। इस तरीके से लगाते हैं। और प्रश्न सूचक चिन्ह हम कैसे लगाते हैं? बताइए आप मुझे। प्रश्न सूचक चिन्ह हम इस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद है हमारा विस्मय बोधक चिन्ह, जो कि हम कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। उसके बाद उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कैसे लगाया जाता है बच्चों? इस तरीके से लगाया जाता है। ओके, अब उसके बाद जो हमारा अगला चिन्ह है वो कौन सा है? योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह हम कैसे लगाते हैं बच्चों? बताइए। इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो
अंतिम जो हमारा चिन्ह है, आखिरी जो चिन्ह है वो क्या है, विवरण चिन्ह। और विवरण चिन्ह कैसे लगाया जाता है आपको पता है? बताइए कैसे लगाया जाता है? इस तरीके से एक लंबा सा डैश है ना, उसको हम विवरण चिन्ह बोलते हैं। तो हिंदी में मुख्य रूप से 8 विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह। तो आपको समझ आया बच्चों? चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए आप। तो 4th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि हम अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक उदाहरण के साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं। अल्प विराम का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ बात पूरी नहीं होती पर अर्थ को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा रुकना आवश्यक होता है। क्या होता है बच्चों? अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ बात पूरी नहीं होती पर अर्थ को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा रुकना होता है। जैसे खाओ पियो और मौज करो। क्या हुआ? खाओ पियो और मौज करो। तो आपको समझ आया? तो 4th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो अल्प विराम का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ बात तो पूरी नहीं होती पर अर्थ को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा रुकना होता है, थोड़ा रुकना आवश्यक होता है। जैसे खाओ पियो और मौज करो। तो यहाँ पर खाओ के बाद हमने क्या लगाया है? अल्प विराम का उपयोग किया है, क्योंकि हमारा वाक्य तो पूरा नहीं हुआ लेकिन बात को स्पष्ट करने के लिए हमको अल्प विराम लगाना पड़ा है। ओके, तो आपको 4th नंबर का क्वेश्चन समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, देखिए। तो जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? जिन वाक्यों में प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है वहाँ कौन सा विराम लगता है? क्या पूछ रहे हैं बच्चों? जिन वाक्यों में हम प्रश्न को अप्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं वहाँ हमारा कौन सा विराम लगता है? मैंने आपको बताया था जब हम कोई बात अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ कौन सा विराम लगता है? पूर्ण विराम लगता है। चलिए देखते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है वहाँ पूर्ण विराम लगता है। कौन सा विराम लगता है? पूर्ण विराम लगता है। जिन वाक्यों में प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है वहाँ पूर्ण विराम लगता है। तो आपको 5th नंबर का क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए तो अब हम अपना 6th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? मतलब किसी के कथन को जैसा का वैसा ही लिखने के लिए, जैसा का वैसा दोबारा दिखाने के लिए, लिखने के लिए हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों, बताइए? उद्धरण विराम चिन्ह है ना, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखना है हमको। किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या लिखना है? किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से बोलिए। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन समझ आ गया। तो चलिए बच्चों, हम अब अपनी अगली एक्सरसाइज देखेंगे। तो आपको चैप्टर 18 के क्वेश्चन आंसर समझ आ गए, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी करने हैं। ओके, तो चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो हमारी खा नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों, देखिए। तो बच्चों हमारी जो खा नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? निम्नलिखित अवतरण में
उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। आपको जो यहाँ पर एक अवतरण दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ विराम चिन्ह लगाकर इस वाक्य को, इस जो अवतरण दिया है, जो आपको अनुच्छेद दिया है, उसको पूरा करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, निम्नलिखित अवतरण में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। आपको यहाँ पर जो विराम चिन्ह जहाँ आना है वहां पर उसका उपयोग करना है। तो देखते हैं कैसे। संध्या का समय था, यहाँ पर आपका कौन सा चिन्ह आया है बताइए, पूर्ण विराम। कौन सा विराम चिन्ह आया है, पूर्ण विराम। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, यहाँ पर भी हमने क्या लगाया है बच्चों, पूर्ण विराम। सहसा एक ओर से आवाज आई, क्या हुआ, सहसा एक ओर से आवाज आई। यहाँ पर बच्चों हमने अल्प विराम लगाया है और उसके ऊपर हमने कौन सा विराम लगाया है, उद्धरण विराम लगाया है। कौन सा विराम लगाया है, उद्धरण विराम लगाया है। ओके, चलिए देखिए आगे। ओ बाबा, क्या, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। यहाँ पर हमने पूर्ण विराम और उद्धरण विराम, मतलब यहाँ पर हमने बात को स्टार्ट किया है और यहाँ पर हमने बात को खत्म किया है। तो इन दोनों को बोलने के लिए हमने क्या, उद्धरण विराम का उपयोग किया है। ओके, चलिए, तो आपको क्या समझ आया। संध्या का समय था, पूर्ण विराम। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, पूर्ण विराम। सहसा एक ओर से आवाज आई, अल्प विराम। ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना, पूर्ण विराम। करुणा की आवाज में करुणा थी, पूर्ण विराम। आवाज में करुणा थी, पूर्ण विराम। बाबा ने घोड़े को घुमा लिया। बाबा ने क्या किया, घोड़े को घुमा लिया, पूर्ण विराम। देखा, अल्प विराम। एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। क्या कर रहा है, एक अपाहिज व्यक्ति पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ क्या कर रहा है बच्चों, करा रहा है, मतलब दर्द हो रहा है उसके, तो वो चिल्ला रहा है, पूर्ण विराम। वे बोले, अल्प विराम, क्या तुम्हें, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है। वो क्या बोले बच्चों, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है, क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्न सूचक चिन्ह। वे बोले, अल्प विराम, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, अल्प विराम। बाबा, अल्प विराम, मैं दुखिया हूँ, पूर्ण विराम। मुझ पर रहम करो, पूर्ण विराम। रामाबाला यहाँ से 3 मील दूर है, अल्प विराम। मुझे वहां जाना है, पूर्ण विराम। घोड़े पर चढ़ा लो, अल्प विराम। परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, पूर्ण विराम। तो आपको समझ आया कि हमने जहां पर भी हमें जिस चिन्ह की आवश्यकता थी हमने वहां पर उस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ। संध्या का समय था, पूर्ण विराम। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, पूर्ण विराम। सहसा एक ओर से आवाज आई, अल्प विराम। ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना, पूर्ण विराम। आवाज में करुणा थी, पूर्ण विराम। बाबा ने घोड़े को घुमा लिया, पूर्ण विराम। देखा, अल्प विराम, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है, पूर्ण विराम। वे बोले, अल्प विराम, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है, प्रश्न सूचक चिन्ह। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है। बाबा, अल्प विराम, मैं दुखिया हूँ, पूर्ण विराम। मुझ पर रहम करो, पूर्ण विराम। रामाबाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, अल्प विराम, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, पूर्ण विराम। तो बच्चों, आपको भी
ये एक्सरसाइज इसी तरीके से अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में चैप्टर 18 के सभी क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज नंबर खा अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में करना है। ओके, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको चैप्टर 18 की एक्सरसाइज नंबर का और खा अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है, साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, तो बच्चों आप इस पूरे पैराग्राफ को बड़ी ही सफाई के साथ सभी विराम चिन्हों का प्रयोग करके साफ और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।